हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री लेयर स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मानसून के बारे में, साथ ही मध्य प्रदेश का मानसून इस वर्ष कैसा रहने वाला है। और दोस्तों, अक्सर जो मन में सवाल आते हैं कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता क्या है, इसी पर आज हम संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, बात करें भारत में मानसून की, तो इस बार मानसून पहले से लेट था, लेकिन क्या हुआ कि जो अम्फान तूफान आया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से जो टकराया, उसके चलते भारत में मानसून की एंट्री कुछ दिन पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, भारत में अगर मानसून की एंट्री की बात करें तो यह 1 जून को केरल तट से टकराया है और साथ ही जो पश्चिम बंगाल या उड़ीसा का क्षेत्र है, इसमें 1 अप्रैल को धीरे धीरे इसने दस्तक दे दी है। दोस्तों, अब अगर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो यह 5 जून को दक्षिण भारत में अपनी दस्तक देगा और साथ ही ये जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ ही हल्की फुल्की कुछ बारिश होने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं 10 जून की। तो 10 जून को महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ से होते हुए यह उत्तर पूर्व है, दिल्ली का एरिया है, उस टाइम तक हल्के हल्के यह 15 से 20 जून तक जाने की उम्मीद जताई गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हर वर्ष 15 जून को मानसून की दस्तक हो जाती थी, लेकिन इस बार पिछले 50 वर्षों को एनालाइज करके इस बार 50 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जो मानसून की तिथि है वह बदली गई है। जी हाँ दोस्तों, हर बार मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है वह 15 जून को आता है, लेकिन जो इस बार मानसून है वह 20 जून को मध्य प्रदेश में दस्तक देगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस बार मध्य प्रदेश ने मानसून है तो मध्य प्रदेश में यह किस तारीख को आया था, क्योंकि यह पिछले 50 वर्षों में सबसे अलग इन्होंने जो डेट है उसे चेंज की है। दोस्तों, अब बात करते हैं 15 जून को। तो 15 जून को मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन हल्की फुल्की होगी। 20 जून को यह पूर्णतः मध्य प्रदेश में दस्तक दे देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि मानसून का निर्माण या जो मानसून होते हैं उनका निर्माण होता कैसा है, खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है उसे हमने 3 रेखाओं में डिवाइड किया है, जो एक मानक रेखाएं कही जाती हैं। दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और जिन्हें हम मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर मकर रेखा पर सूर्य की उपस्थिति की बात करें तो यह विश्व भर में जनवरी के महीने में रहती है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने में जो मकर रेखा है वह सूर्य की उपस्थिति यहाँ पर लंबवत रहती है। दोस्तों, आगे बात करें अगली स्थिति की, तो जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम सबसे ज़्यादा गर्म वाला हिस्सा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की उपस्थिति होती है वह लगभग दूसरे समय की अपेक्षा काफ़ी अधिक रहती है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ जनवरी में, तो अगर मकर रेखा पर भी सूर्य है तो वह कुछ ना कुछ इफेक्ट भूमध्य रेखा पर डालता है। इससे क्या है, यह जो भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा है वह हमेशा गर्म बना रहता है। दोस्तों, कर्क रेखा पर अगर सूर्य की उपस्थिति रहेगी तो वह फिर भी भूमध्य रेखा पर अपनी जो सूर्य का प्रकाश है या अपनी सूर्य की ऊर्जा है वह इस पर डालेगा, और ये जो इतना हिस्सा है यह हमेशा गर्म रहता है। और इसी हिस्से में हमेशा जो मरुस्थलीय होते हैं, विश्व के सभी मरुस्थलीय वह लगभग इसी हिस्से में पड़ते हैं। दोस्तों, आगे बात करें अगली स्थिति की, तो अगली जो स्थिति बनती है हमारी कर्क रेखा पर सूर्य जब उपस्थित होता है, तो भारत में अगर कर्क रेखा पर सूर्य की उपस्थिति की बात करें तो यह जून के महीने में उपस्थित रहता है। दोस्तों, जब कर्क रेखा पर सूर्य की उपस्थिति होती है तो भारत में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, भारत का जो मरुस्थलीय हिस्सा है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और यहाँ पर बनता है लो प्रेशर जोन। जी हाँ दोस्तों, यहीं से जो मानसून की आकर्षित करने की चीज़ें होती है वह यहाँ से स्टार्टिंग होती है। जब भारत का मरुस्थलीय स्थल गर्म होता है और यहाँ पर जो गर्म वायु है वह ऊपर उठती है और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करती है। दोस्तों, आगे बात करें तो ला नीनो या अल नीनो जलधाराएं लगभग 24,000 किलोमीटर से अपना सफर तय कर दक्षिण के अमेरिका के पेरू तट से हिंद महासागर की ओर आती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जब जून के महीने में या मार्च अप्रैल तक यह प्रोसेस स्टार्टिंग हो जाती है तो जून के महीने में
क्या होता है कि काफ़ी गर्म महीना मई का काफ़ी गर्म महीना माना जाता है। और जो ठंडी जलधाराएं जिसे हम ला नीनो या अल नीनो के नाम से जानते हैं, यह अमेरिका के पेरू तट से हिंद महासागर की ओर आती है। दोस्तों अब इससे क्या होता है कि जो हमारा निम्न क्षेत्र दबाव है भारत का मरुस्थलीय स्थल से, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है और इधर से ठंडी जलधाराएं पेरू से बहते हुए हिंद महासागर की ओर बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा कि जो भी गर्म हवाएं होती है वो हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं हमेशा नीचे बैठती है। दोस्तों इसी के चलते क्या होता है कि यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है हिंद महासागर में और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति यहीं पर होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दक्षिण पश्चिम मानसून डायरेक्ट भारत में आ जाता है, लेकिन आ जाता है क्योंकि जो स्थल होते हैं उनका इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो मानसून होता है उसका डिवाइड भी होता है। दोस्तों बात करें तो यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। दोस्तों हिंद महासागर में इसका जो निर्माण होता है मानसून की, जैसे हम साधारण भाषा में बात करें तो काले बादल, काले बादलों का निर्माण होता है और यह लो प्रेशर जोन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यह 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोस्तों अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से हमारे भारत में वर्षा होती है। दोस्तों ये स्टार्टिंग कब होती है? ये होती है हमारी, जो हमने मैप देखा था कि 1 जून से हमारे केरल के तट पर यह दस्तक दे देता है। दोस्तों यहाँ पर तो अरब सागर से भी यह वर्षा जाती है जिन्हें हम काला बादल कहते हैं, वह इससे भारत में वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी भारत में वर्षा होती है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ज़्यादा वर्षा तो कहीं पर कम वर्षा क्यों होती है? दोस्तों इसका जो स्थलीय रूप है, इसी के कारण किसी भी देश या किसी भी राज्य या कहीं पर भी जो वर्षा का अलग अलग होना माना जाता है वो अपने स्थलीय रूप के कारण माना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो प्रारूप है वहाँ पर है देखें तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो काफ़ी ऊंची होती है अपने मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर पहाड़ों की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और हमें यह भी जानना है कि यह जो हिस्सा है दक्षिण का हिस्सा, इसमें ही सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मालवा का पठार, यह एक स्थलीय मालवा का पठार जो है वह काफ़ी समतल है और पठार नुमा है। दोस्तों अब बात करते हैं रीवा पन्ना पठार की और बुंदेलखंड के पठार की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसके कारण बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ पर 112 सेंटीमीटर तक वर्षा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों ये जो मध्य भारत का पठार है यहाँ पर बात करें तो सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है, जो भिंड मुरैना जिले पड़ते हैं, यहाँ पर सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। दोस्तों आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में बात करें तो राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौली तथा अनूपपुर जिलों में 125 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यह इन्हीं जिलों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आगे बात करें राज्य में मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भागों में, जैसे भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह और जो मध्य भाग हैं वहाँ पर वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के अंतर के लगभग होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो वह जो दक्षिणी हिस्सा है मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो मध्य प्रदेश का मध्य हिस्सा है जिसमें जैसे कि भोपाल, रायसेन, विदिशा जैसे सागर, छतरपुर, दमोह आदि जिले आते हैं, यहाँ पर जो बारिश होती है वह 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों अब बात करते हैं राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो दतिया, शिवपुरी, मुरैना, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीहोर, शाजापुर आदि जिलों में अगर देखें बारिश कितनी होती है तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।